नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। जी, तो इसी के साथ मैं आपका तीसरा पेपर भी शेयर करना चाहता हूं, जो मूलभूत, चूंकि जो आथर मैम है वो हमसे जुड़ रही हैं, पहली बार शायद ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी भी होंगी, मैं सोचता हूं। तो पेपर जब आगे एक 2 पेपर 3 पेपर छप जाएंगे, उसके बाद पेपर बनाने की प्रक्रिया ही उस तरीके से हो जाएगी जैसा कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन चाहता है और हमारे रिव्यूअर चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आप भी कभी एज अ रिव्यूअर हमारे साथ जुड़ जाएंगी तो बाकी जो नए जो लोग होंगे उनको, उनके पेपर को आप भी जज करेंगी और तब आप भी यही सब कहेंगी कि भाई पेपर इस तरीके से लिखा जाना चाहिए और सारी चीजें हैं। तो मैं आपका तीसरा पेपर शेयर करता हूं यहाँ पे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। आयमन मैम मुझे होस्ट बनाइए। ये पेपर मैम आपका तीसरा है, बाल और किशोर अपराध एक चुनौतीपूर्ण समस्या, है ना? हाँ, जी, ये टॉपिक तो मुझे देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है और ठीक है, बाकी आप फ्लोर पे रखिए जैसा आपने पूर्व के पेपर रखे। बाल और किशोर अपराध एक चुनौतीपूर्ण समस्या। और पिछले कुछ वर्षों में बाल और किशोर अपराध के साथ साथ बच्चों में विकृत असामान्य व्यवहार के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बच्चों की ओर से आक्रामक मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने और यहाँ तक कि हिंसा, हत्या, दुष्कर्म के घटनाओं में शामिल होने की खबरें अब आए दिन दिखाई पड़ रही हैं। समस्या गांव से लेकर नगर और गरीब से लेकर अमीर सभी तबकों में जिस तरह से फैल रही है वह एक महामारी का रूप धारण कर सकती है। इस खतरनाक हालत की वजह जानने की कोशिश के साथ उनके समाधान में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इस क्रम में यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ बच्चों का ही शिक्षण पर्याप्त है। पिछले कुछ सालों में भारतीय समाज काफी बदल गया है। नगरीकरण, शिक्षा, रोजगार इत्यादि के लिए नई जगहों में प्रवास, टूटते संयुक्त परिवार और बढ़ते हुए एकल परिवार के साथ आधुनिक जीवन शैली ने दबावों को जन्म दिया है। ऊपर से कोर में खाज की तरह टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के उफान ने बच्चों को एक अंधी सुरंग में ढकेल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल और किशोर अपराधियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब इसका उद्देश्य यही है कि आज बड़ी विडंबना यही है कि बच्चे एवं किशोर हकीकत के सामूहिक सामाजिक जीवन से अलग थलग हो रहे हैं। बाल और किशोर अपराध के कारणों का अध्ययन करना, सामान्य मानव जीवन पर इनके प्रभाव, समाधान के विविध आयामों पर प्रकाश डालना तथा बाल एवं किशोर अपराधियों के भविष्य को संवारना ही प्रस्तुत शोध का उद्देश्य रहा है।
की जो फाइंडिंग्स है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बाल और किशोर अपराध निरोध तथा नियंत्रण सभी विषयक सभी पक्षों के संबंध में स्वस्थ सार्वजनिक नीति के लिए नियोजन तथा अनुभविक विधि द्वारा मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों जैसे समाज कल्याण विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। ठीक है सर? ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। कुछ और? नहीं, और कुछ पढ़ना हो इसमें? सर मैंने फाइंडिंग्स और उसके उद्देश्य बता दिए हैं जी। और कुछ थोड़ा सा पढ़ना हो तो मैं बताऊं। जी, इस पेपर में भी जैसे आपने डाटा तो थोड़ा दिया है, लेकिन अभी ये सर्वेक्षण का डाटा है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है। सर हाँ जी सर, ये है 2018 से 2020 का है डेटा। तो क्या ये डाटा मैम कहीं से, अच्छा, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से आपने उठाया है इस डाटा को? जी 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 जी। ठीक है। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि जो संदर्भ लिखे जाए वो आजकल MLA 7th और 8th चल रहा है, उस पैटर्न को भी फॉलो किया जाए। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन वो जो पैटर्न लिखने का है वो भेजा जा सकता है। जैसे कि सर नेम पहले आएगा, मिश्रा राजीव, फिर ईयर ऑफ द पब्लिकेशन आएगा, फिर टाइटल का नाम आएगा, फिर टाइटल का नाम आने के बाद यदि वो चैप्टर है तो मतलब बुक है तो बुक का नाम आएगा, फिर जो है पब्लिकेशन हाउस का नाम आएगा, पब्लिकेशन हाउस की सिटी आएगी और उसके बाद पृष्ठ संख्या आएगा। ये पैटर्न है एक्चुअली पूरा जो है वो लिखने का, संदर्भ लिखने का। तो कहना ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा हो आप उतना ज्यादा से ज्यादा डाटा दीजिए तो आपका पेपर और भी अच्छा हो सकता है। मैं चलता हूँ अब। जी बताएं। नहीं, मैं चलता हूँ हमारी, सॉरी मैम क्या कह रही हैं? जी नहीं, जितना डेटा मैंने इसमें डाला है सर, जो सोर्स है इसका राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से लिया है, डेटा डाला है इसमें 2018 से। वो जी जी नहीं, मैं संदर्भ की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा, जो संदर्भ आपने पीछे लिखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी। संदर्भ लिखने की एक स्टाइल है, के हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। तो मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। मैम ने आपके पेपर पे बहुत मेहनत करी है, जितना आपने लिखने में मेहनत करी है मैम ने उससे ज्यादा पढ़ने में मेहनत करी है, तभी मैम इतने अच्छे कमेंट दे पा रही हैं। मैं रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। मैम आप बताएं कि इस पेपर में क्या करना है। जी मैम अपना माइक मैम अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी सर, जी सर, जी अब आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही मैम जी। ठीक है, टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर सारांश भी ओके है। सारांश में भी इसमें यहाँ पर फिर भी काफी बाकी के दोनों पेपर से इसमें बहुत मैं संतुष्ट हूँ कि ये इसमें सारांश आपने ठीक दिया है। प्रस्तावना भी ठीक आ गई है, लेकिन फिर वही साहित्यिक अवलोकन और अध्ययन पद्धति का तीनों ही पेपर में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तीनों ही पेपर में आपकी ये चीजें नहीं है। इस पेपर में आप उपकल्पना बना सकते थे, जिस तरीके से आपने यहाँ पर उद्देश्य दिया है, उद्देश्यों के आधार पर आप उपकल्पना यहाँ इस पेपर में बन सकती थी। यहाँ पर आप एक आध अगर इसमें उपकल्पना डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। जब आप साहित्यिक अवलोकन कर रहे हैं, साहित्यिक अवलोकन के बाद आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट करिए कि मैं किस उद्देश्य से ये पेपर बनाना आप चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक पर आए दिन कुछ ना कुछ, चाहे आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में है, आपके रिसर्च जर्नल्स में है, पेपर बनते रहते हैं। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉमन टॉपिक है। और अब चूंकि आपने टॉपिक में दिया ही है कि एक चुनौतीपूर्ण समस्या है और आजकल ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इसमें आप उपकल्पनाएं बना सकते हैं और साहित्यिक अवलोकन आपको इसमें बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि इस पे आप न्यूज़पेपर से भी आप साहित्यिक अवलोकन ले सकते हैं, या रिसर्च जर्नल है, या आप को इस पे मिल जाएगा। और उसके बाद आप अपनी उपकल्पनाएं बना सकते हैं कि क्या आप उससे अलग इस पेपर में देना चाह रहे हैं।
जैसे कि आपने कहा उद्देश्य यहाँ पर कारण और उसके प्रभावों को आप दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर जब आप यहाँ पर कारणों को आपने इसमें दिया है, तो कारण आपने बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, पॉइंट वाइज आपने दे दिया है। इनको अगर आप एक एक दो दो लाइन में थोड़ा सा एलोबरेट कर देते कि किस प्रकार से, अगर हम कह रहे हैं कि एक टूटा हुआ परिवार है या व्यसन वाला परिवार है, वो किस तरीके से बच्चों को या किशोरों को जो है अपराध की ओर लेकर के जा रहा है, इसको थोड़ा सा अगर केवल हेडिंग दे देने से हम नहीं कह सकते हैं कि रिसर्च पेपर में हम केवल हेडिंग देने से काम चल जाएगा। उसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में या जो आप देख रहे हैं, जो आपने रिसर्च किया है, उसको आप यहाँ पर थोड़ा सा एलोबरेट कर देते तो और ज्यादा बेहतर होता। ये सभी आपने जितने भी कारण दिए हैं बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से कारणों को यहाँ पर दिया है, हेडिंग के रूप में दिया है, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा सा विस्तृत इनके बारे में लिख देते या विस्तृत जानकारी इसमें दे देते कि एक आध छोटे छोटे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो वो बहुत और ज्यादा अच्छा बन जाएगा। ठीक, समाधान भी आपने इसमें दिए हैं कि किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। ठीक, और अलग अलग आपने दिए हैं। इसके अलावा कुछ जिस तरीके से आपने कारण दिए हैं, कारण और समाधान में थोड़ा सा एक समानता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या को अगर दूर करना है तो सबसे पहले उसके कारणों को दूर किया जाता है ना। तो अगर हम कारणों में पारिवारिक कारण दे रहे हैं, शारीरिक कारण दे रहे हैं, मनोवैज्ञानिक कारण दे रहे हैं, आर्थिक कारण दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान में भी हमको इन पहलुओं को लेना होगा। समाधान में आप सीधे जो आपने समाधान बताए हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर कारणों को दूर करने के भी जो कारण है उनको हम दूर करने का प्रयास करें तो समाधान अपने आप ही किसी भी समस्या का हो जाता है ना। और लास्ट में वही है कि निष्कर्ष में प्राप्तियां, अगर आप जैसे ही आपकी उपकल्पना बनती है तो उपकल्पना के आधार पर ही आपकी फाइंडिंग भी आ जाएंगी, है ना। तो फाइंडिंग यहाँ पर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से दे देंगे, क्योंकि यहाँ जो आपने निष्कर्ष लिखा है ये पूरा का पूरा आपका सुझाव हो जाता है। आप खुद भी देखिएगा जो आपने निष्कर्ष लिखा है, वहां जब हम देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि आपने एक सुझाव दे दिया है। यहाँ पर सुझाव, निष्कर्ष में सुझाव की बजाय ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी फाइंडिंग देंगे कि क्या आपने कारण पाए और उन कारणों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है ना। ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा इनका विस्तृत उल्लेख कर देंगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर बनेगा। जी धन्यवाद सर। जी बहुत ही अच्छी अप्रोच, बहुत ही अच्छा रिव्यू। मैं लगातार मैम के संपर्क में रहता हूं और आज का जो रिव्यू है आपका वो मुझे बहुत ही, मैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये रिव्यू आपने बहुत अच्छे धन्यवाद सर, क्योंकि आपने पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तब इस देश में जो रिसर्च मैं निकाल के लेके आना चाहता हूं, जो फाउंडेशन निकाल के लेके आना चाहता है, वो रिव्यूअर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी रिसर्च को लिखने के लिए, क्योंकि जो शोधार्थी है उन्हें अपने हिसाब से बेस्ट दिया हुआ है, लेकिन जो जांच करता है, यदि जांचकर्ता ने उस चीज को और ठीक करा लिया तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो लेखक मैडम है उन्होंने इस चीज को अच्छे से समझा होगा और वो इस पेपर में ऐसा ही सुधार कर देंगी। क्या मैं लेखक महोदया से ऐसी उम्मीद करूं? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। मुझे थोड़ा सा ये अर्जेंट था, इस वजह से ये थोड़ी सी समय की कमी थी, समय का अभाव था, इस वजह से बिल्कुल मैं जो रिव्यूअर मैडम है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं करने का प्रयास करूंगी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर कैसा बनाया आपने, पेपर अच्छा बनाया, टॉपिक लिया। एक बात को जब करने में कितनी समस्याएं आ सकती हैं, हम लोग भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, मैडम भी रिसर्च पेपर लिखती हैं, तो सब उस बात से रूबरू होते हैं। और दूसरी बात यह कि जो स्वयं लिखता है कई बार वो अपने आप से जस्टिफाई नहीं कर पाता है। जस्टिफिकेशन तो जो सामने वाला है, हम तैयार होते हैं और शीशे के सामने खड़े होते हैं कि हमें बताइए कि हम कैसे तैयार हुए हैं। तो जब वहां भी शीशा काम करता है तो रिव्यूअर तो शीशे की तरीके से ही है कि जो आपने बनाया है वो आपको बता रहे हैं। बस सोशल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि जो आपका पेपर है वो हम चारों लोगों के अतिरिक्त कोई ये ना कह सके कि पेपर और अच्छा हो सकता था, क्योंकि हम चार लोगों ने मिलकर इस पेपर पे इतनी मेहनत करी है कि हमारे अलावा कोई और ना कह पाए कि भाई ये पेपर थोड़ा सा भी इसमें सुधार की गुंजाइश है।
जी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी तरफ से आशान्वित हूँ कि ये पेपर अच्छे से बना के भेजेंगे। और रिव्यूअर मैम को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सारा अपना कीमती समय है वो हमारे लिए दिया। मैं अपने दर्शकों से भी हमेशा इस बात की अपील करता हूं और फिर से इस बात की अपील कर रहा हूं कि यदि आपके दिमाग में भी रिसर्च पेपर राइटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमारे जो रिव्यूअर्स हैं, हमारे जो लेखक लोग हैं, हमारे जो और पदाधिकारी हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि आप चाहेंगे तो कभी इसी विषय पर हमारे रिव्यूअर मैम का अलग से लेक्चर भी हो सकता है कि रिसर्च पेपर लेखन, हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर, इस विषय पे उनका एक वक्तव्य भी हो जाएगा। जैसा भी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आगामी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे में हम एक वेबिनार का भी आयोजन कर रहे हैं। यदि आप जुड़ना चाहेंगे तो हम उसका लिंक आपको भेज देंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम सारी जो समस्याएं हैं इस देश की उस पर बात कर सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल जिसपे ये वीडियो अपलोड होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे शोधार्थीगण हैं जिनके मन में तमाम सारे सवाल होते हैं, वो आपसे जुड़ के आपके इस वीडियो को देख के सीखेंगे कि कैसे अच्छा करना है। क्योंकि हमें भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, हमें भारत को दुनिया में नंबर 1 पे लेके जाना है। और नंबर 1 पे तभी हम लेके जा सकते हैं जब हमारी शैक्षिक उन्नति होगी, जब हमारी शिक्षा में उन्नति होगी, तभी हम नंबर 1 पे लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेखक महोदया और रिव्यूअर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अगली मीटिंग में फिर से मुलाकात करने का वायदा करते हुए आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।